नमस्कार, स्वागत है आपका AWC जीएस वर्ल्ड में। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के तहत जो हमारी यूनिट नंबर 12 है उसको देखेंगे, जो है हमारी गुप्तोत्तर काल। इसमें क्या हुआ गुप्तोत्तर काल में कि जो गुप्त काल का पतन हुआ और गुप्त काल में जो सामंतवादी व्यवस्था चल रही थी, जैसे जैसे गुप्त वंशों में या गुप्त काल के राजा एक तरीके से कमजोर साबित होते गए, तो जो सामंत लोग थे उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच में क्या होगा, जो जैसे मौर्य वंश विकटित हुआ था, मौर्य वंश का पतन हुआ, उसी प्रकार गुप्त काल का भी पतन होगा और इस गुप्त काल के खंडरों पर जिन छोटे छोटे राजवंशों का उदय होगा, उन्हीं के बारे में हम देखना है। और उन्हीं को कहते हैं संयुक्त रूप से गुप्तोत्तर काल, पोस्ट गुप्ता पीरियड। अर्थात जो गुप्त काल था उसके बाद का जो काल है उसी को हम कहते हैं पोस्ट गुप्ता काल या गुप्तोत्तर काल। देखो यहाँ पर कुछ नए राज्य उभरे, जैसे देखो यहाँ पर यदि हम देखें तो जैसे ये गौड़ वंश कहाँ चल रहा था, ये बंगाल का था। बंगाल का गौड़ वंश था, यहाँ का राजा था शशांक। ये वही शशांक है जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। उसके बाद में आप देखेंगे पुष्यभूति वंश। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा होगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। और ये अंतिम, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट होगा। और फिर चेदी वंश। चेदी वंश में हम देखेंगे इसकी जो स्थित है वर्तमान में, ये है आपका उड़ीसा वाले क्षेत्र में। और जो पुष्यभूति वंश था, पुष्यभूति वंश का यदि आप विस्तार देखें तो ये हर्षवर्धन का क्षेत्र था। ये जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं, ये हर्षवर्धन वाला ही क्षेत्र, एम्पायर ऑफ हर्ष। तो हर्षवर्धन का क्षेत्र था यहाँ पर। अब इधर देखेंगे तो इधर मैत्रेकस थे गुजरात वाले क्षेत्र में। और यदि आप इधर आ जाएं पूर्व की तरफ, तो ये बंगाल वाला क्षेत्र है। तो बंगाल में चल रहा था गौड़ वंश का शासक। और नीचे उधर जाएंगे तो ये यहाँ पर था कलिंग वंश। कलिंग वंश को ही हम क्या कहते हैं, चेदी वंश। तो ये चेदी वंश का शासन था। और इस क्षेत्र में, ये जो आपके पास क्षेत्र है ये वाला, इस क्षेत्र में चल रहा था कलचुरी वंश का शासन। और नीचे आएंगे तो ये दक्षिण भारत के कुछ राज्य हैं। देखो दक्षिण भारत के राज्यों को हम सेपरेट पढ़ेंगे। और जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री है वो खत्म खरब फिनिश के कगार पर ही एकदम। तो ज्यादा से ज्यादा इसमें एक तो आपका दक्षिण भारत के राजवंश के लेकर एक वीडियो और आएगा। उसके बाद में आपका क्या होगा, ये आपका एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। और उसके बाद में हम प्रवेश कर जाएंगे कहाँ, मिडेवल हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री में। ठीक है। तो ये आपके चालुक्य वंश थे, इधर आपके पल्लव वंश थे नीचे। और नीचे आ जाए तो नीचे सबसे नीचे कन्याकुमारी वाले क्षेत्र में ये आपके पांड्य वंश थे। और इधर पांड्य वंश के ऊपर थोड़ा सा पश्चिम की ओर ये आपके चेर वंश के लोगों का शासन था यहाँ पर। ठीक। तो हम इनको वन बाई वन, स्टेप बाय स्टेप याद ध्यान रखते हैं इनको और स्टार्ट करते हैं। तो गौड़ वंश के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। गौड़ वंश क्या था, कैसे बढ़ा आगे, देखो। देखो गौड़ वंश की स्थापना किसने की थी, तो गौड़ वंश की स्थापना करेगा शशांक। शैव धर्म का अनुयायी था। अब देखो शैव धर्म के लोगों को या शैव धर्म के अनुयायियों को दक्षिण भारत में क्या कहा गया, इसके लिए मैंने ट्रिक भी बताई थी, नयनार। नयन मित्रम आंख, और तीसरी नेत्र किसके होती है, शिव के। तो शिव से संबंधित अ, अनुयायियों को या शिव के अनुयायियों को ही क्या कहा गया था, नयनार कहा गया था। और इसी ने क्या कर दिया था, जो जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध ने तपस्या की थी और ज्ञान प्राप्त किया था, उसी को इसने कटवा दिया था। इसके सिक्कों पर शिव और नंदी की भी तस्वीर अंकित मिलती है। क्यों, क्योंकि शिव को उपासक था इसलिए। पाटलिपुत्र के मंदिर में रखे हुए एक पाषाण स्तंभ का, जिस पर बुद्ध के चरण चिन्ह उत्कीर्ण है, उसे इसने किसमें, गंगा में फेंकवा दिया था। मतलब जो पाषाण स्तंभ पर बुद्ध के चरण पादुका होती है, जैसे चप्पल वगैरह हम आजकल पहनते हैं, उनको भी उसके चिन्ह बने हुए थे पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर के स्तंभ पर। उसको भी इसने क्या करा, उसको भी गंगा में फेंकवा दिया इसने। कुशीनगर से इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भगा दिया। तो कुशीनगर बुद्धों का केंद्र था, वहां से बौद्धों को भी भगा दिया था। इसका वर्णन, इन सभी का वर्णन जो हम पीछे देख रहे हैं, इन सभी का वर्णन मिलता है आर्य मंजूश्री कल्प में। इनका अच्छा खासा यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसने पवित्र बौद्ध अवशेषों को जलाया और विहार तथा समाधियों को भी नष्ट कर दिया। मतलब पूरी तरीके से ये आप कह सकते हैं कि कट्टर शैववादी था। कट्टर शैववादी होना अच्छी बात है, लेकिन जो दूसरे धर्म चल रहे हैं उनके प्रति कट्टर नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति को।
तो वो यहाँ पर ये वो काम उल्टा काम कर रहा था यहाँ पर। तो इसने सारे काम जितने भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड गलत काम हो सकते थे वो सारे इसने किए। देखते हैं स्थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। स्थानेश्वर इनकी राजधानी थी पुष्यभूति वंश की। तो देखो इसके बारे में हमें जानकारी अच्छी खासी मिलती है, जैसे पुरातात्विक स्रोत जानकारी भी है हमारे पास, साहित्यिक स्रोत भी है और विदेशी विवरण भी। विदेशी विवरणों में क्या होगा, वैनसांग आएगा यहाँ पर। तो अपने यात्रा वृत्तांत में इनका वर्णन करेगा वैनसांग। साहित्य, बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे गए हैं। खुद जो हर्ष था उसने भी कई ग्रंथों की रचना की थी। और पुरातात्विक स्रोत भी यहाँ पर मिलेंगे, अभिलेख अभिलेख वगैरह भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो देखो पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश कौन था, कैसे था, देखो गुप्त राजाओं की दुर्बलता का लाभ उठाकर पूर्वी पंजाब और हरियाणा में इसने अपनी सत्ता स्थापित की थी। किसने, पुष्यभूति में। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, थानेश्वर को, जो वर्तमान में कहाँ है, हरियाणा में। तो इसने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाया था। इसका मतलब क्या था, देखो जब गुप्त राजाओं की दुर्बलता का फायदा उठाया तो ये भी गुप्त राजाओं में क्या था, एक सामंत के पद पर था। और इसने देखा कि अब मौका है आजाद होने का, तो इसने अपने आप को क्या कर लिया, स्वतंत्र कर लिया। प्रभाकर वर्धन, इसके बाद में आते हैं प्रभाकर वर्धन। जो प्रभाकर वर्धन थे, इस वंश की शक्ति और पद प्रतिष्ठा का वास्तविक संस्थापक था। वो संस्थापक, वास्तविक संस्थापक तो था कौन, पुष्यभूति वंश। लेकिन वास्तविक संस्थापक, ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम कौन करेगा, प्रभाकर वर्धन। तो इसे ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है, प्रभाकर वर्धन को ही। इसने कई सारी उपाधियां धारण की थी, जैसे हूण हरि केसर, हूण हरिण केसरी की उपाधि इसने धारण की थी। साथ हूण रूपी हरिण के लिए सिंह के समान, मतलब जो हूण लोग थे उनके लिए एक सिंह के समान था। जैसे यदि हूण हिरन है तो ये हिरन के लिए जैसे सिंह होता है, वही काम ये कर रहा था प्रभाकर वर्धन हूणों के लिए। ठीक। दूसरी इसने उपाधि धारण की थी सिंधु राज्य जुवर की। सिंधु राज्य ज्वर के मतलब सिंधु राज्य के लिए ज्वर के समान था। जैसे ज्वार आ जाता है अचानक समुद्र में तो पानी ऊपर उठ जाता है, तो वही काम यहाँ भी कर रहा था ये। जैसे मतलब ये सिंधु के आसपास के जो लोग थे ये अक्सर आक्रमण करते रहते थे, तो इन्हीं से ही बचने के लिए इसने इस तरह की उपाधि धारण की थी। और इनसे अच्छा खासा इसने बदला भी लिया था। और एक और इसने गुर्जर प्रत्यागार की उपाधि भी धारण की थी। जो गुर्जर प्रत्याहार वंश चल रहा था उसमें भी क्या था, गुर्जरों की नींद हराम करने वाला। चौथी उपाधि थी इसकी गांधार दी कंद हिपकूट, मतलब गांधार धिक अंग हिकपूट की जो उपाधि धारण की थी इसने, गांधार के राजा रूपी या महामारी के समान था ये। जो गांधार था हमारा पश्चिम में जो गांधार चल रहा था उसके लिए इस तरह की उपाधि धारण करता है। फिर एक और इसने उपाधि धारण करी थी लाट वाट वपाटचारी की। लाट वाट वपाटचारी का मतलब होता है चंचलता को नष्ट करने वाला। जैसे हाथी एक मदमस्त के रूप में चलता है, तो उसी तरह से भी किसी की भी चंचलता को ये नष्ट कर देता था। यदि कोई व्यक्ति तेज था तो उसे नष्ट करने में तनिक भी देरी नहीं करता था। फिर एक और इसने उपाधि धारण करी मला मलाव लक्ष्मी लता परसू की। मलाव लक्ष्मी लता परसू की मतलब मालवा की लक्ष्मी रूपी लता के लिए कुल्हाड़ी के समान था। जैसे शशांक था यहाँ का राजा, सॉरी शशांक नहीं, मालवा क्षेत्र का था, ये तो एमपी का था। एमपी क्षेत्र में ये इस तरह की उपाधि धारण करता है। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रभाकर वर्धन ने मौखरियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। मौखरी वंश था जो आपका अ, जो मौखरी वंश चल रहा था वो था कन्नौज के आसपास का, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जिला है कन्नौज, इसके आसपास का क्षेत्र था ये कन्नौज। इनकी राजधानी भी क्या थी, मौखरियों की राजधानी भी कन्नौज बनी हुई थी। और जो कन्नौज था उस समय व्यापार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ज्यादा। इसी कन्नौज पर कई जो क्षेत्रीय राजा थे उनकी आंखें टिकी हुई थी। तो इसने अपनी जो प्रभाकर वर्धन था अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कैसे, देखो इसने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह ग्रहवर्मा से कर दिया, जो कौन था, मौखरी वंश का शासक था। इसके दो बच्चे थे, एक तो आपका प्रभाकर वर्धन, नहीं तीन थे, दो लड़के थे और एक लड़की थी राज्यश्री। और वो दूसरे में जो था वो हर्षवर्धन था। तो हर्षवर्धन के बारे में देखते हैं। देखो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठता है। उसके बाद इसी समय इसे समाचार मिलता है कि जो शशांक था, शशांक तथा मालवा के राजा था देवगुप्त, इन दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, कन्नौज पर आक्रमण कर दिया।
और जो इसकी सिस्टर थी, राज्यवर्धन की सिस्टर थी, वो उसको कैद कर लिया और गृह वर्मा जो इनके क्या थे बहनोई, उसकी हत्या कर दी जाती है। इसी बात का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन निकलता है अपनी सेना लेकर कहाँ कन्नौज की तरफ। लेकिन क्या हुआ, शशांक धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। उसके बाद में जो पुष्यभूति वंश में राजा अगला राजा बनता है वो बनता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कौन था? राज्यवर्धन का छोटा भाई था। बड़ा भाई होने के नाते राज्यवर्धन को गद्दी मिली थी यहाँ पर। तो हर्षवर्धन को ही हमें पढ़ना है ठीक से, क्या क्या इसने काम करे। 606 ईस्वी तक का अंतिम हिंदू सम्राट बनेगा, क्योंकि इसके बाद में क्या हो जाएगा, मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में प्रारंभ हो जाएंगे। और यहीं से क्या होगी, दिशा और हिस्सा दोनों ही बदल जाएगी देश की। देखो आगे हर्षवर्धन राजा बना और उसने क्या करा, शशांक से बदला लेने की ठान ली। और इसने अपनी बहन को छुड़ाने के लिए, जो उसको इन्होंने अपहरण करके पकड़ रखा था, उसको सुरक्षा देने के लिए कन्नौज की तरफ आगे बढ़ता है। इसकी सेना बहुत बड़ी थी और शक्तिशाली भी थी। इसी बीच में जो इसकी मुलाकात कामरूप के राजा भास्कर वर्मन से भी होती है, जिसको ये अपना मित्र बना लेता है। मित्रता दोनों में हो जाती है। उसके बाद में ये अपनी बहन को ढूंढने में सफल रहता है आचार्य दिवाकर की सहायता से। जो विंध्याचल चली गई थी राज्यश्री, उनको इन्होंने ये आचार्य दिवाकर की मदद से ढूंढ निकाला। उसके बाद जो गृह वर्मा था उसकी तो हत्या हो गई, कन्नौज की गद्दी खाली हो चुकी थी। अब क्या होगा, जो हर्षवर्धन ने इसे क्या कर लिया, अपनी बहन राज्यश्री के कहने पर इसको कहाँ मिला लिया, मगध में, उसमें अपने राज्य में मिला लिया। और इसी कारण क्या हुआ, अब मगध जो पुष्यभूति वंश था उसकी दो राजधानियां होंगी। एक तो थानेश्वर थी पहले, और दूसरी से ने कहाँ स्थापित कर ली, फिर कन्नौज में। तो वहीं से ये पूरा क्षेत्र को, यहाँ से शासन को संभाला था। नेक्स्ट, नर्मदा नदी के तट पर इसका पुलकेशिन द्वितीय से भी युद्ध होता है। पुलकेशिन द्वितीय दक्षिण भारत का राजा था, तो नर्मदा नदी भी कहाँ बहती है, दक्षिण भारत में। तो हर्ष और पुलकेशिन के द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हरा देता है। तो अब हर्ष क्या करेगा, यहाँ से राज्य विस्तार के बारे में सोचना बंद कर देगा बिल्कुल, और अपने धर्म कर्म के कामों में यहाँ से पुनः प्रारंभ करेगा। तो हर्ष का दरबारी कवि कौन था, तो हर्ष का दरबारी कवि था बाणभट्ट। इसी ने ही हर्षचरित लिखी थी। ध्यान रखना कि यदि पूछता है कि हर्षचरित की रचना किसने की थी, तो आप हर्षवर्धन नहीं लगाना बिल्कुल भी, तो क्योंकि हर्षचरित की रचना जो करी है वो किसने, वो बाणभट्ट ने की है। नेक्स्ट, ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास किया था। इसमें 8 अध्याय हैं, ये आप ध्यान रखना, एसएससी बड़े फ्रिक्वेंटली सवाल पूछ लेती है कि कौन सी पुस्तक में कितने अध्याय हैं। जैसे उसने अभी पीछे सीजीएल में पूछा कि चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें कितने अध्याय हैं, तो उसमें अध्यायों की संख्या थी 15। ठीक, तो इसमें अध्यायों की संख्या है 8। बाणभट्ट ने कादम्बरी की रचना की थी। ये रचना की, इसमें जो संस्कृत साहित्य का श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है इसे, संस्कृत भाषा का। इससे हर्ष से के सामाजिक और धार्मिक स्थिति का पता चलता है। यदि वो कहता है कि कादम्बरी से सामाजिक और धार्मिक स्थिति का पता चलता है हर्ष की, तो पहला कथन सही होगा। कथन एक कथन दो के रूप में दे दे वो, तो इस तरीके से भी वो कथन बना सकता है कि हर्ष की सामाजिक स्थिति के बारे में किस पुस्तक से पता लगती है, तो कादम्बरी से। और सीधा सीधा स्टेटमेंट में भी दे सकता है आपको, कैसे देखो, हर्ष के सामाजिक और धार्मिक स्थिति का पता बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी से मिलती है। और दूसरा पॉइंट, यह संस्कृत भाषा का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास था। तो कैसे हो जाएंगे, दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे एकदम। नेक्स्ट, हर्ष ने भी कई ग्रंथों की रचना की थी, जैसे प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। 3 ग्रंथों की रचना इसने की थी। इसके दरबार में मयूर नामक विद्वान रहते थे। इसी ने कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए सूर्य की उपासना की थी। इसने मयूर शतक और सूर्य शतक की रचना की थी। मयूर शतक ग्रंथ है, या इसको सूर्य शतक भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य की उपासना की गई थी, तो इसलिए इसे दोनों ही नामों से जाना जाता है। हर्ष के दरबार में हरिदत्त और जयसेन जैसे प्रसिद्ध विद्वान भी रहते थे। और देखो इसी के समय में यात्रा वृत्तांत के दौरान हवेन आता है, जो कौन था, चीनी यात्री। इसके बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इससे सवाल बनते हैं। तो 629 से लगभग 645 ईस्वी तक ये यहाँ पर रहा था। मतलब यह 7वीं शताब्दी में भारत आया। ये भारत में लगभग कितने वर्ष रहा, लगभग 15 वर्ष रहा था। इसने अपना यात्रा वृत्तांत किसने में दिया है, तो सी यू की नामक ग्रंथ में इसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है, और हर्ष के बारे में भी जानकारी देता है यहीं से। यह भारत को यिंतु कहता है।
ये ध्यान रखना, ये पीसीएस का सवाल है कि चीनी लेखक भारत को किस रूप में लिखते हैं? तो यिंतु के रूप में लिखते हैं चीनी लेखक भारत को। इसने कई सारी उपाधियां धारण की थी, जैसे युआनचांग, स्वानचांग, शाक्यमुनि और यात्रियों का राजकुमार भी इसे कहा जाता था। और देखो, हेवेन सांग जो भारत आया था, ये क्यों आया था? ये आया था बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए यहाँ पर आया था। और काफी समय तक ये क्या करेगा? अ, विश्वविद्यालयों में ठहरेगा और भारत का भ्रमण भी करेगा। और ये पुलकेशिन द्वितीय के पास भी जाता है। क्यों? क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय के पास इसलिए जाता है कि जिसने इतने महान सम्राट, इतने महान शासक हर्षवर्धन को हरा दिया, तो उससे ये मिलने की भी इच्छा जताता, तो इसलिए क्या करता है, ये दक्षिण भारत की यात्रा पर भी निकलता है। तो हर्षवर्धन आया कैसे? ये जो हेवेन सांग था, ये भारत आया कैसे था? ये है हमारा प्यार भारत। ये उत्तर का मैप हमारा। तो ये इस तरह से रास्ते से होकर आया था, इस रास्ते से। जो सिल्क रूट वाला रास्ता था, ये इस रास्ते से होकर आया। इसमें इधर से आने में देखो, पहले कोई ऐसी सड़क अच्छी थी नहीं, तो फिर भी क्या था, बहुत तो इसे परेशानी हुई आने में इधर से। लेकिन ये गया कैसे? ये गया बंगाल की खाड़ी होते हुए, म्यांमार होते हुए, जब जाकर ये वहां पर पहुंचता है। तो इस तरीके से आता है ये। इस तरीके से आएगा और इस तरीके से निकल जाएगा। हर्ष ने इसने हर्ष को वैश्य जाति का बताया है। इसने हवेन सांग ने। और इसी ने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि दी थी। शिलादित्य मतलब पत्थर के समान। इसने शूद्र को कृषक कहा था। भारत में जो शूद्र थे, उनको ये कृषक कहता है। मतलब ये शूद्र कौन थे? ये उसी के समय में ज्यादातर कृषि करते होंगे। क्योंकि शूद्रों को कुछ अधिकार मिल गए थे गुप्त काल में भी, और उसके बाद में हर्ष ने भी कुछ अधिकार दे रखे थे, तो इसी वजह से ये कहता है कि शूद्र जो थे वो कृषक थे। और इसके समय में जो नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे, वो थे आचार्य शीलभद्र। सिंचाई के लिए घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। मतलब जैसे पहले हल्ट वगैरह चलती थी, तो उसी तरीके से ये क्या करते थे, सिंचाई के लिए हल्टी घंटी के वाले यंत्र का भी प्रयोग किया जाता था। हर्ष के समय में जो घोड़े आयात किए जाते थे, वो अरब से, ईरान से और कंबोज से आयात किए जाते थे। इसने कन्नौज की धर्मसभा और प्रयाग की महामोक्ष परिषद का भी वर्णन किया है। मतलब वो इसी के समय में, जो एसएससी ने सवाल बनाया था, इसी के समय में ही क्या हुई थी, पांचवी बौद्ध शक्ति मानी जाती है इसी। कभी कभी इसे प्रयाग की महामोक्ष सभा के नाम से भी, धर्म सभा के भी नाम से जानते थे। लेकिन एसएससी ने एक नया ही नियम बना दिया कि पांचवी बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी। अब आप मानेंगे कि हर्ष के समय में हुई थी पांचवी बौद्ध संगति। और अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी होवेन सांग ने। ठीक। तो ये सवाल पीसीएस का है आपका, ये बना हुआ सवाल है कि धर्म सभा और प्रयाग की महामोक्ष परिषद का वर्णन कहाँ मिलता है? तो वो वर्णन किया है होवेन सांग ने। तो देखो, हर्ष का कोई पुत्र नहीं था, इसके केवल एक पुत्री थी। इसने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी के राजा धूर्वसेन द्वितीय से कर दिया था। ठीक है। Next। अब हमारे पास आता है कलिंग का चेदी वंश। इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर जिन राज्यों का उदय हुआ, उनमें से एक कलिंग का चेदी वंश भी था। मौर्य मतलब पहले से ही चला आ रहा था ये, मौर्य के समय से ही। लेकिन गुप्तों ने इसे अपने अधीन ले लिया। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे जैसे गुप्तों में कमजोर शासन शासक आए, उसी दौरान क्या हुआ, ये फिर से क्या हुआ, फिर से स्वतंत्र हो जाता है ये वंश। मौर्य काल में ही अशोक से पूर्व कलिंग एक शक्तिशाली राज्य था। इसको किसने जीता था? कलिंग को अशोक ने। अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़कर इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। अशोक का उत्तराधिकारियों के समय में जब साम्राज्य पर केंद्र की पकड़ कमजोर होने लगी, तो इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। और कलिंग भी उनमें से एक था। जैसे जैसे कोई भी राजा कमजोर साबित होगा, वैसे वैसे क्या होंगे यहाँ पर, जो छोटे छोटे प्रांत थे, वो अपने आप को स्वतंत्रता की ओर लेकर चलेंगे। अब इसी में था कलिंगराज खारवेल, इसी के बारे में पढ़ेंगे। चेदी वंश का महान शासक था ये। चेदी वंश का उदय हो रहा था, जिस समय चेदी वंश का उदय हो रहा था, उसी समय दक्षिण भारत में सातवाहन वंश का भी उदय हो रहा था। भुवनेश्वर के पास उदयगिरी की पहाड़ियों में प्राप्त हाथी गुम्फा अभिलेख से खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। ये आप एक ध्यान रखना कि खारवेल के बारे में, जो कलिंग राज खारवेल था, उसके बारे में जानकारी कहाँ मिलती है? तो उड़ीसा में ये हाथी गुम्फा अभिलेख, तो इससे हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। इस वंश का संस्थापक कौन था? तो इस वंश की स्थापना की थी महामेघ वाहन ने। यह 16 वर्ष की आयु में ही राजा बन जाता है। खारवेल के राज्यारोहण की तिथि विवादास्पद है कि इसने कब राजा बना, लेकिन इसे 28 बीसी के आसपास की मानी जा सकती है। बीसी मतलब पूर्व
इसने कलिंगाधिपति और कलिंग चक्रवर्ती की उपाधियां धारण की थी। ये आप ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सी इसकी उपाधियां थी। इसका विवाह हत्यक सिंह की पुत्री ललाख से हुआ था। इसने अपने 5वें वर्ष में कलिंग नरेश ने एक नहर भी खुदवाई थी। इस नहर का विस्तार कहाँ से, तोसली, उस टाइम पर राजधानी तोसली से कलिंग तक करवाया था। जो नहर खुदी वो उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ, तोसली से कलिंग तक हुआ था। नहरों का प्रथम अभिलेख साक्ष्य यहीं से प्राप्त होता है। और भुवनेश्वर मंदिर का भी इसने निर्माण करवाया था। तो ये हो जाते हैं आपके तीनों वंश खत्म। पहला हमने कौन सा देखा था, पहला देखा था हमने जो था गौड़ वंश, गौड़ वंश। और दूसरा देखा हमने पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश। और तीसरा देखा हमने कौन सा, तीसरा देखेंगे जी हम अपना चेदी वंश। ज्यादा कुछ नहीं है इनमें, ज्यादा इसके चक्कर में पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर सवाल जो बनते हैं वो केवल हर्षवर्धन को लेकर बनते हैं ज्यादातर। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको पूरा टॉपिक किया है। अब यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद में यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको इसकी हम हिस्ट्री की, एंशियंट, मिडेवल और आपका मॉडर्न, एक कंप्लीट पीडीएफ चाहिए या कंप्लीट नोट्स चाहिए हार्ड कॉपी के रूप में, आप मेल करके बता सकते हैं। आपको वो सुविधा भी आपको यहाँ पर प्रदान कर दी जाएगी। थैंक यू।